थर्ड आई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं एकता। आज हम खबरों के पोस्टमार्टम में चर्चा करेंगे असम सरकार की जनसंख्या नीति पर। आज हमारे साथ मौजूद है थर्ड आई के संपादक प्रमोद तिवारी। तो हम प्रमोद तिवारी जी से बात करते हैं कि वे क्या सोचते हैं जनसंख्या नीति पर। सर, आप क्या सोचते हैं जनसंख्या नीति जो असम सरकार लेके आई है? अभी तक तो पूरी तरह से जनसंख्या नीति तो आई नहीं है, टुकड़ों में कुछ कुछ बातें हो रही हैं। जैसे 2017 में विधानसभा में एक पॉलिसी आई थी, सर्बानंद सोनोवाल जब मुख्यमंत्री थे, पॉपुलेशन एंड वीमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी। उसके तहत ये तय किया गया था कि 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, राज्य सरकार की नौकरियां उन्हें नहीं मिलेगी। उसके अलावा उसमें था कि 2 से अधिक जिनके बच्चे होंगे वो पंचायत या फिर म्यूनिसिपल बोर्ड के चुनाव जो है, निकाय चुनाव जिन्हें कहते हैं, वो चुनाव नहीं, उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे। अभी जो सरकार लेकर आ रही है, सरकार का ये कहना है, मुख्यमंत्री ने जब 1 महीना पूरा हुआ सरकार का, तो उन्होंने कहा था कि राज्य के मुसलमानों को डिसेंट फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। उनको अपनी बात को विस्तार देते हुए उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें तो हम रोक नहीं लगा सकते, पर जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो सरकार द्वारा जो वित्त पोषित योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनसे उन्हें वंचित रखा जाएगा। और यहाँ भी उन्होंने एक विंडो दे दी कि ये जो वंचित रखने का जो काम होगा वो सही स्कूलों में दाखिले में, मिड डे मील में, या जो कुछ और इस तरह की योजनाएं हैं जो जरूरी होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं में नहीं होगी। जैसे अगर राज्य सरकार कोई एक आवास देने की योजना लेकर आती है, उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, तो ये आवास की योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। जब राज्य सरकार यह नीति लेकर, या नीति के ऊपर आलोचना उसने शुरू की, एक विमर्श शुरू किया, तो सरकार की काफ़ी आलोचना होनी शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि राज्य सरकार जो ये नीति लेकर आ रही है जनसंख्या के ऊपर, ये सिलेक्टिव है, ये मुसलमानों को टारगेट करके लाई जा रही है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो नई जनसंख्या पॉपुलेशन पॉलिसी आएगी, उस पॉलिसी से असम के SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और चाय जनगोष्ठी के जो लोग हैं उन्हें उससे बाहर रखा जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी काफ़ी प्रतिक्रिया हुई। बदरुद्दीन अजमल से लेकर जमात के लोग हैं, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी। असम के कांग्रेस के जो नेता है रिपुन बोरा, अध्यक्ष है, उन्होंने प्रतिक्रिया दी और सबने इस नीति को डिस्क्रिमिनेटरी और सिलेक्टिव बताया। पर इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जिन्हें हम असम में अल्पसंख्यक कहते हैं, मुसलमानों को, दरअसल सबसे पहले तो ये परसेप्शन ही गलत है कि मुसलमान असम में अल्पसंख्यक है। असम में सबसे बड़ी अकेली अगर कोई जनगोष्ठी है तो मुसलमानों की, उनकी आबादी 35% है, और अगर उनमें लोकल जो यहाँ के खिलंजिया मुसलमान अगर और जोड़ दिए जाए तो 40% के आसपास बैठती है। जबकि जो कास्ट एसएमईज लोग हैं और उनकी जो ट्राइब्स है वो सारे मिलाकर भी एक ग्रुप के रूप में 40% नहीं होते। तो ये मुसलमान तो असम की सबसे बड़ी, एक पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी एक इकाई है। अब समस्या ये हो रही है कि इनकी राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा, खासतौर पे उन्हें मुसलमानों से ये क्यों अपील करनी पड़ी, मुसलमान भी जो बांग्ला भाषी मुसलमान है, जिन्हें इमिग्रेंट मुस्लिम कहते हैं, उनसे ये अपील क्यों करनी पड़ी कि आप डिसेंट फैमिली प्लानिंग को फॉलो कीजिए। इस चीज़ को हमें इतिहास, भूगोल और आइडियोलॉजी 3 स्तर के ऊपर समझना होगा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात बाद में करेंगे, पहले असम के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने भंग किया था, बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन करने के बाद जो ईस्ट बंगाल जो था, ईस्ट बंगाल से असम को जोड़ दिया गया। असम उस समय कमिश्नरेट के अंडर में आता था, उसको असम से जोड़ दिया गया, और तभी से असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों का आना शुरू हो गया। भंग तो बाद में काफ़ी विरोध के बाद में सरकार को वापस लेना पड़ा, पर इस दरमियान एक घटना और घट गई। अंग्रेज़ों ने असम में चाय बागान लगा दिए। अब चाय बागान लगाने से जो चाय श्रमिकों को बिलासपुर से, झारखंड से, उड़ीसा के उस इलाकों से जो लेकर आए थे, उनको फीड करने के लिए अतिरिक्त भोजन की जरूरत पड़ने लगी। असम के लोग हम सभी जानते हैं कि आनंदी होते हैं, फुर्ती में रहते हैं। वो एक ही खेती करते हैं, एक से अधिक खेती करने के लिए वो राजी नहीं हुए। काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, उस खाली ज़मीन, खासकर निचले असम की खाली ज़मीन में अनाज उगाने, जिससे कि चाय लेबरर्स की पॉपुलेशन को फीड कर सकें, और दूसरे सरकार, अंग्रेज सरकार को राजस्व ज़्यादा मिल सके, सरकार ने एक योजना के तहत उन्हें वहाँ बसाना शुरू किया। पहला फेज तो ये था। दूसरा फेज ये हुआ कि जब मुस्लिम लीग ने, उसके दिमाग में जब भारत विभाजन की बात आई कि भारत को धर्म के आधार पर विभाजित करना है,
तो मुस्लिम लीग को लगा कि ये जो ईस्ट बंगाल वाला जो पोर्शन है उसके साथ अगर असम की भी डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाए, यहाँ के पॉपुलेशन पैटर्न को बदल दिया जाए, तो ये पूरा का पूरा पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान हो जाएगा, एक मुस्लिम राष्ट्र में आ जाएगा। उस समय नाम तक नहीं आया था। और इस सारे काम को मैंने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत अंजाम दे रहे थे सर मोहम्मद सैदुल्ला। उन्होंने क्या किया कि काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी संख्या में प्रेरित किया लोगों को, मुस्लिम बांग्ला भाषी मुस्लिमों को, कि वो असम में जाकर वहाँ बसे। उनके बसने की, उनके बसावट के लिए उन्होंने व्यवस्था भी की। तो ये दो पॉलिटिकल कारण हुए। तीसरी जो वेब, बड़ी वेब जो आई पश्चिम, जो पूर्वी बांग्लादेश से, पूर्वी पाकिस्तान से, वो वेब शुरू हुई थी मार्च 1971 में, जब पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया था। ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत लाखों, हजारों नहीं, लाखों बंगालियों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया, उनकी महिलाओं के साथ में दुष्कर्म करना शुरू कर दिया, उन्हें भोजन पानी से रुखसत कर दिया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि लाखों की संख्या में 1971 के मार्च के बाद से बांग्ला भाषी मुसलमानों ने असम की ओर रुख किया। उसका एक कारण ये भी था कि एक काफ़ी पोरस बॉर्डर है, खुला हुआ बॉर्डर है जी। तो ये तीन तो कारण हुए पॉलिटिकल कारण। अब चौथा कारण आता है कि आइडियोलॉजिकल कारण क्या है। आइडियोलॉजिकल कारण ये है कि एक मुसलमानों में एक ये टेंडेंसी देखी जाती है, वहाँ एक परसेप्शन है कि ये बच्चा पैदा करने से रोकना ये अल्लाह के नियमों के, भगवान के देवीय जो आदेश है उसके नियमों के खिलाफ जाता है। वो वहाँ एक परसेप्शन है। मुल्ला मौलवी उनको ये समझाते हैं कि बच्चे तो खुदा देता है, ऊपर वाला देता है, ऊपर वाला उन्हें पालेगा, और जो परिवार नियोजन की बातें हैं वो कुरान और हदीस के खिलाफ है। अब देखिए, उसको उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। पोलियो इरेडिक्शन के लिए पूरे विश्व में कार्यक्रम चला। उस कार्यक्रम का सबसे अधिक विरोध मुस्लिम इलाकों में हुआ। परसेप्शन फिर वही था कि पोलियो की अगर हम ड्रॉप लेंगे, पोलियो की खुराक अगर हम लेंगे तो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे। महिलाएं अगर लेंगी तो बने जो लेडी अगर उनकी बच्चियां अगर लेगी तो उनमें बांझपन आ जाएगा। आज अब देखिए, कोरोना का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। मेरे पास स्टेटिस्टिक्स तो नहीं है, पर चूंकि मैं ज़मीन से जुड़कर कई चीज़ों को स्टडी करता हूं, तो मुझे जो बात उभर कर सामने आ रही है कि देश की मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा उदासीनता दिखा रही है वैक्सीन लेने में। वैक्सीन न लेने के पीछे हजार कारण है। कई लोग कहते हैं कि ये कोरोना कुछ है ही नहीं, एक वाम नेरेटिव है, कोरोना कुछ भी नहीं है। दूसरा वाम नेरेटिव है कि ये कोरोना के डर से सरकार पूंजीपतियों को फायदा करना चाहती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये 5G रेडिएशन के कारण सब कुछ हो रहा है। किंतु मुसलमानों में आज भी ये धारणा है कि अगर हम वैक्सीन लेंगे तो हम बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। मतलब बच्चा पैदा करना अपने आप में वहाँ पर एक एजेंडा है। इसीलिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने आबादी के एक हिस्से को टारगेट करके कहा कि आप डिसेंट फैमिली प्लानिंग को उपयोग में लाइए, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि उससे अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो राज्य की रिसोर्सेज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो अतिक्रमण हो रहे हैं, भाई जगह जो है, लैंड को तो हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, वो तो इलास्टिक नहीं है, स्टैटिक है। उतनी ही जगह पर लोगों को रहना। आप देखिए, एक उदाहरण और देना चाहूँगा। रेल गेट नंबर 2 से लेकर आप मालीगांव देखिए, रेल लाइन के दोनों साइड में जितने भी लोग बसे हुए हैं, गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उन्हें सरकारी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं करता, पर वो एक ही धर्म के लोग हैं। तो ये एक तरह से पॉपुलेशन वॉर है जो राज्य के ऊपर, असम के ऊपर थोप दिया गया। अब इस पॉपुलेशन वार से कई कहने वाला है, कहेंगे कि अगर मुसलमान बढ़ जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। आफत आएगी। उस आफत को अगर समझना है तो आप यूरोप के देशों में जाकर समझो, जिन्होंने अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनकर शरणार्थियों के रूप में भारी संख्या में मुसलमानों को, जो मिडिल ईस्ट के जो कहते हैं जो डिस्टर्ब इलाके हैं, वहाँ से आने की अनुमति दी, और आज वो उनके ऊपर बोझ बन गए हैं, उनके जी का जंजाल बन गए हैं। वहाँ जहालत बढ़ गई है, वहाँ करप्शन बढ़ गया, वहाँ अपराध की दर बढ़ गई है, जनसंख्या नियंत्रण से बाहर होने जा रही है, और उनके संसाधनों के ऊपर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, संसाधन हमारे सीमित है, लैंड मास हमारा सीमित है। उस लैंड मास के ऊपर अगर जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा तो फिर समस्याएं सामने आएंगी। पिछले दिनों एक सर्वे आया था कि भाई असम में तो मुसलमानों की जनसंख्या की जो रेट है उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। 2006 में जहां 3.6% थी उनकी फर्टिलिटी रेट, जो घटकर अब 2.4 हो गई है। ये भी एक वाम नैरेटिव है कि भाई इनके ऊपर तो बिना मतलब ये हिमंत सरकार या भारतीय जनता पार्टी वाले अत्याचार कर रहे हैं, इनकी तो फर्टिलिटी रेट गिरी है। पर वहाँ ये नहीं कहा गया कि इनकी 2.4 के मुकाबले हिंदुओं की 1.6 है, और यहाँ जो क्रिश्चियन आबादी है उसकी फर्टिलिटी रेट 1.5 है।
अगर ये गिरी भी 2.6 की रफ्तार से बढ़ते रहे और हिंदुओं की आबादी अगर 1.6 के और ये 2.4 की रफ्तार से बढ़ते गए तो 20 सालों बाद में पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, पॉपुलेशन का पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे और यहाँ के जो मूल निवासी, मैं हिंदू नहीं कहना चाहूँगा, यहाँ के जो मूल निवासी है वो अपनी ही सरजमी के ऊपर अल्पसंख्यक बन के रह जाएंगे। फिर प्रश्न उठता कि अगर अल्पसंख्यक बन जाएंगे तो क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो मुसलमान है वो ज़्यादा फिट है, वो बांग्ला भाषी मुसलमान खेती ज़्यादा करते हैं, 3 बार धान उगाते, 1 बार धान उगाते हैं, 2 बार दूसरी खेतियाँ करते हैं, दूसरे कामों में लगे हुए हैं, राज्य को वर्कफोर्स मुहैया करवा रहे हैं। तो यहाँ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत है वो इंसानों के ऊपर फिट नहीं बैठता। इसलिए फिट नहीं बैठता कि अगर कोई जाति, कोई जनजाति, कोई जनगोष्ठी किसी भी कारण से अपनी सरजमी में अल्पसंख्यक हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर उस जमी के ऊपर उनका पहला अधिकार अब नहीं रहा। केवल उनकी आबादी कम हो गई तो उनका पहला अधिकार नहीं रहा, ये नहीं होता है। तो इसी असम के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें कि अगर यहाँ के जो ट्राइबल्स है, यहाँ के जो एबोरिजिनल्स जिनको कहते हैं, मूल निवासी है, कास्ट एसेमीज लोग हैं, किसी भी कारण से वो अगर यहाँ अल्पसंख्यक हो जाते हैं, फिर भी असम की ज़मीन पर, असम के संसाधनों पर यहाँ के जो एबोरिजिनल्स और यहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं उनका पहला अधिकार रहेगा। केवल आबादी बढ़ जाने से ये अधिकार जो इमिग्रेंट्स मुस्लिम है, बांग्ला भाषी मुस्लिम है, उनकी ओर शिफ्ट नहीं होगा। ये तो हुई असम के परिप्रेक्ष्य में बात। तो जब समस्या इतनी गंभीर है, एक तरह से जनसंख्या युद्ध असम के ऊपर थोपा जा चुका है, उसमें पॉलिटिकल रीजन्स भी है, उसमें ज्योग्राफिकल रीजन्स भी है, उसमें एक एजेंडा भी, आइडियोलॉजी भी, इस्लाम की एक आइडियोलॉजी है कि हमें जनसंख्या बढ़ानी है। तो ये 3 कारण हैं। संसाधनों की कमी मैंने बताया, ये तो इन तीनों कारणों के चलते जिस तरह जनसंख्या का पैटर्न बदल रहा है, मैं तो यह कहना चाहूँगा कि जो टुकड़ों में असम सरकार जो नीति ला रही है उसकी जगह उसे एक मुकम्मल फुल प्रूफ पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। और ये पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी केवल असम के लिए नहीं, पूरे भारत में होनी चाहिए। और आने के लिए, इस तरह की पॉलिसी आने के लिए अभी जो समय है उससे बेहतर समय हो नहीं सकता, क्योंकि अभी केंद्र में एक मेजॉरिटी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं थी, विपक्ष में जब हुआ करती तो उनके 3 एजेंडे थे: धारा 370 को हटाना, समान नागरिक आचार संहिता और राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर निर्माण काम आगे बढ़ रहा है, 370-35A इतिहास के गर्त में चली गई है। समान नागरिक आचार संहिता की दिशा में भी सरकार धीरे धीरे ही सही कदम बढ़ा रही है। पर मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर देश को बचाना है तो अगला चुनाव पूरा का पूरा जनसंख्या कंट्रोल, परिवार नियोजन की नीति के ऊपर लड़ना होगा। क्योंकि आप देखिए, आज जनसंख्या के मामले में भारत केवल चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, पर यहाँ भी एक लोचा है। चीन का लैंड मास है वो भारत से 3 गुना है। चीन के जो रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संपदा है और दूसरे रिसोर्सेज है, वो भारत से अधिक है। भारत का लैंड मास उससे छोटा है, तो आबादी के घनत्व के मामले में भारत चीन से कहीं आगे है। और अगर इसी रफ्तार से हम तो इस बढ़ती हुई आबादी को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराना, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि राइट टू फूड होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, राइट टू कई तरह के राइट होने चाहिए, राइट टू हेल्थ होना चाहिए, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं देना, सबको खाना देना, सबको रोजगार देना, इतनी बड़ी जनसंख्या के सामने संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल करने के लिए सरकार को, मैं तो सब समझता हूँ कि असम सरकार ही नहीं, भारत सरकार को भी एक फुल प्रूफ कानून लेकर आना चाहिए, जिससे कि देश के सामने एक भयानक जो संकट आने वाला है, भीड़ का संकट, उस भीड़ के संकट से निजात मिल सके। जी, तो जब ऐसा चल रहा है कि इतना ज़्यादा ज़रूरी है ये जनसंख्या नीति, तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? इसका विरोध काफ़ी ऊंचे स्तर तक हो रहा है, तो आप ये बता सकते हैं कि क्यों विरोध हो रहा है इसका? देखिए, एक तो विरोध के लिए हो रहा है कि सरकार एक नीति लेकर आई है तो उस नीति का विरोध करना है, इसलिए विरोध हो रहा है। दूसरे विरोध करने वाले कौन है? विरोध कर रहे हैं AIUDF, विरोध कर रही है कांग्रेस भी, और विरोध कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो ये वे लोग हैं जिनको मुसलमानों के अंदर एक वोट बैंक दिखता है। मैंने जो शुरू में 3 कारण बताए थे, भंग एक बताया था, उसके बाद में मैंने कहा था कि ये लोगों को यहाँ पर खाली ज़मीन पे बसाना दूसरा था, फिर ऑपरेशन सर्च लाइट था। पर चौथी बात में जो बताना उस समय भूल गया था, और मैं आपके इसी प्रश्न का इंतजार कर रहा था, वो ये थी कि 1971-70 में जो लोग बांग्लादेश से असम और भारत के दूसरे हिस्सों में आए थे, इंदिरा मुजीब का जो समझौता था, उस समझौते के तहत उन्हें वापस भेजा जाना था।
पर उस समय अधिकतर राज्यों में, अधिकतर सूबों में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने सूंघा, उनमें वोट बैंक को सूंघा। उन्हें न वापस भेजना तो दूर, उनको नागरिकता दी गई, उनको राशन कार्ड मुहैया करवाया गया। जितनी भी एक भारत के नागरिकों को सुविधा, नागरिक के पास सुविधा होनी चाहिए वोट बैंक की राजनीति के चलते, वो सारी की सारी सुविधाएं उन्हें मुहैया करवाई गई। आज भी जो जनसंख्या नीति लाने का विरोध हो रहा है, क्यों भाई? बच्चे किसको अच्छे नहीं लगते? हिंदू तो कोई नहीं बोल रहा, वो तो 2 से 1 में आ गया है। आप 4, 5, 6, 8, 10 क्यों? ऐसा क्यों? ये एजेंडे के तहत हो रहा है। अगर इस एजेंडे को हम और आगे ले जाएंगे और मैं कहता हूं कि पैन इंडिया से भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ले जाएंगे, तो आप देखिए कि इस्लाम का लास्ट फ्रंट जिसको ये लोग कहते हैं, वो है गजवाए हिंद। हिंदुस्तान का गजवा कैसे होगा? हिंदुस्तान का गजवा होगा जब हिंदुस्तान में हिंदू कम हो जाएंगे, मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे, तो गजवाए हिंद का जो इनका अनफिनिश्ड एजेंडा है इस्लाम का, वो अपने आप पूरा हो जाएगा। पर अभी जो विरोध की बातें, जो पॉलिटिकल ओपोजिशन की बात जो हो रही है, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण हो रही है। जो विरोध कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि जनसंख्या नीति लागू होना बहुत ज़रूरी है। आजकल पढ़ाइयों के ऊपर जो खर्च बढ़ गए हैं, बच्चों के पालन पोषण के ऊपर जो खर्च बढ़ गए हैं, उन खर्चों को देखते हुए 2 से ज़्यादा बच्चे, आप देखिए कि चीन ने कैसे अपनी जनसंख्या के ऊपर रोक लगाई। चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी कर दी थी। अब हालांकि निगेटिव होने लगी उनकी जनसंख्या, तो फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी पर आ रहे हैं सिलेक्टिवली। अगर हम 2 हमारे 2 की नीति के ऊपर भी चलें तो देश का बहुत भला हो सकता है। विरोध लोग विरोध के लिए कर रहे हैं, विरोध पॉलिटिकल एजेंडा के लिए कर रहे हैं, विरोध हो रहा है वोट बैंक की राजनीति के लिए। सरकार चूंकि अभी केंद्र में और राज्य में दोनों जगह ही पूरी मेजॉरिटी की सरकार है, तो इससे माकूल, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि सरकार एक मुकम्मल जनसंख्या नीति लेकर आए, जिससे कि देश के संसाधनों पर जो दबाव पड़ रहा है, एक तो दबाव कम हो, और दूसरे जो हम जिहाद की तरह की बात करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं, रिसोर्सेज के ऊपर कब्जे की बात करते हैं, वो सारे मामले अपने आप सुलझ जाएंगे। तो सर, आपकी बातों से देख के लगता है कि ये राजनीति में जनसंख्या नीति से हड़कंप होना स्वाभाविक है। तो ऐसे ही वो ज्वलंत मुद्दों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।